साथियों नमस्कार। पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी ऐसी उम्मीद करती हूँ। और जैसा कि हमारे चैनल पर आप देख ही रहे हैं कि सपना रीट का और वादा जीत का कि आपको रीट के एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की और सफलता आपकी निश्चित करने की जो हमारी मुहिम हमने चला रखी है नेवरी सर के चैनल पे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। और साइंस और मैथ्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज से जो है हम जो टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिनमें आशा कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो कि एग्जाम से रिलेटेड हो वो आप तक पहुंचाया जा सके और आपके साइंस और मैथ्स का जो सिलेबस है उसको कवर किया जा सके। और इसी श्रृंखला में आज जो हमारी पहली क्लास है उसमें हम जो आज का टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को व्यर्थ किए हुए। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे एसिड और बेस के बारे में, अम्ल व क्षार। इस टॉपिक को आज हम कंप्लीट करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि लगभग सभी टॉपिक्स को कवर कर ले हम, और जो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि अधिकतर परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं उनको कवर किया जाए और लगातार जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस पूरा कराया जा सके, ऐसी इच्छा रहेगी। और कोशिश ये रहेगी कि आपका जो सपना है रीट क्लियर करने का उसको पूरा किया जा सके। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अम्ल और क्षार इस टॉपिक पर चलते हैं हम। और पहला जो टॉपिक है हमारा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसिड्स के बारे में। एसिड्स या अम्ल जिनको कहा जाता है, तो पहली बात तो ये कि एसिड या अम्ल जो शब्द है ये एसिडस नामक वर्ड से मिलकर बना है। एसिडस जिसका मतलब है जो वो पदार्थ जो कि स्वाद में खट्टे होंगे उनको एसिड कहा जाएगा। इसके बाद हम सबसे पहली बात जो पढ़ें एसिड्स के बारे में कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं, तो सभी एसिड स्वाद में खट्टे होंगे। दूसरी बात ये कि एसिड्स जो होते हैं ये नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं। अब यहाँ जब लिटमस की हम बात कर रहे हैं तो पहले हम ये जान लें कि लिटमस होता क्या है। लिटमस जो है एक प्राकृतिक सूचक जिसको हम कह सकते हैं, और ये एक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, लिटमस पत्र। और ये जो लाइकेन होता है इसे कहा जाता है रोसेला नाम के लाइकेन से इसको प्राप्त किया जाता है लिटमस पत्र को। और ये प्राकृतिक रूप से पर्पल कलर का होता है और एसिडिक मीडियम में ये नीले लिटमस पत्र को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तीसरी बात की जाए एसिड्स के बारे में, एसिड जो होते हैं ये जल में विलय होते हैं। जल में विलयता के आधार पर एसिड्स को हम प्रबल और दुर्बल अम्ल में भी परिवर्तित बांट सकते हैं। इसके बाद ये विद्युत के सुचालक होते हैं। जितने भी एसिड होंगे इनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। और अब नेक्स्ट बात जब हम करें कि एसिड जो होते हैं इनको किस तरीके से बांटा जाता है, एक और बात जो है कि एसिड जो होते हैं ये उदासीनीकरण अभिक्रिया कि क्षार के साथ मिलकर एसिड जो होते हैं दोनों अपने गुणों को त्याग देते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं। अब एसिड्स जो हैं इनका जो वर्गीकरण किया जाता है अलग अलग सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। एसिड्स और बेस का वर्गीकरण, पहला जो सिद्धांत है वो दिया गया आरेनियस के द्वारा। आरेनियस का सिद्धांत, इन्होंने एसिड्स के बारे में ये बताया कि जितने भी एसिड्स होंगे वो जलीय विलयन में H+ आयंस देते हैं। तो जितने भी एसिड होंगे अगर उसके एसिडिक प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयंस जिनको कहा जाएगा वो डोनेट करते हैं, उन्हें आरेनियस के अनुसार एसिड माना जाता है। जैसे बात की जाए एग्जाम्पल ले हम HCl, तो इससे बनेगा H+ और तो क्योंकि ये जलीय विलयन में H+ आयंस दे रहा है इसलिए यह एक एसिड है। दूसरी बात की जाए ब्रोंस्टेड और लॉरी का सिद्धांत। ब्रोंस्टेड और लॉरी के अनुसार अम्ल जो हैं वो पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करने की क्षमता रखते हैं। तो वे सभी पदार्थ जो प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं उन्हें एसिड कहा जाता है। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए
प्रोटॉन डोनेट करने वाले जो पदार्थ होंगे वो कहलाएंगे इनको कहा जाएगा एसिड्स। नेक्स्ट बात करें हम, इसके बाद है लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस कॉन्सेप्ट जो है उसके अनुसार लुईस कॉन्सेप्ट के अनुसार जितने भी एसिड्स होंगे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जितने भी एसिड्स होंगे ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है उनको ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। जैसे एग्जांपल देखें इसका, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि नाइट्रोजन के पास था इसको एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए ये भी एसिड कहलाएगा। इसके बाद एसिड्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। इनको हम दो तरीके से बांट सकते हैं। प्रबल अम्ल जो होते हैं, प्रबल अम्ल की अगर बात की जाए तो प्रबल अम्ल या स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो इस तरह के एसिड्स होते हैं जिनको जब जल में घोला जाता है तो ये अपनी अधिकांश मात्रा को आयनित कर देते हैं, यानी कि अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। अब अगर प्रबल एसिड्स की बात की जाए तो जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड्स या अकार्बनिक अम्ल जितने भी होते हैं ये प्रबल अम्ल होते हैं। अकार्बनिक अम्ल जो होंगे या मिनरल एसिड्स जिनको कहा जाएगा ये प्रबल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। जैसे HCl। HCl जो है इसको नमक का तेजाब भी कहा जाता है। तो क्योंकि इसके अंदर कार्बन नहीं है इसलिए एक अकार्बनिक अम्ल है, HCl हो गया। दूसरा है हमारा HNO3, और इसके बाद HNO3 जो है इसे क्षौरे का अम्ल भी कहा जाता है। और तीसरा है H2SO4 जिसे गंधक का तेजाब भी कहा जाता है। और ये एक प्रबल अम्ल होता है, कई सारी इंडस्ट्रीज में काम आता है। इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। किसी भी देश की विकसित जो विकास की दर है उस देश में इंडस्ट्रीज में कितना ज्यादा H2SO4 काम में आ रहा है उससे भी ज्ञात की जा सकती है, की जाती है। तो HNO3 जिसे शोरे का तेजाब भी कहा जाता है और H2SO4 जिसे गंधक का अम्ल भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, इसमें हम देखें कि एसिड्स की बात करें, प्रबल और दुर्बल अम्ल की बात करें। सबसे पहली बात कि एसिड्स के प्रकार हम देखें। पहला है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल वो होंगे जो पूरी तरह से खुद को आयनित कर देंगे और आयनों में विभक्त हो जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में H आयंस को डोनेट करेंगे अपने जलीय विलयन के अंदर। पहली बात करें प्रबल अम्ल में HCl या नमक का तेजाब। इसका मुख्य रूप से उपयोग टॉयलेट क्लीनर्स में किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में ये ज्यादातर काम में आता है। सेकंड है हमारे HNO3 या जैसे कि शोरे का अम्ल या शोरे का तेजाब भी कहा जाता है। इसका मुख्य रूप से उपयोग अम्लराज बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद थर्ड है हमारे पास H2SO4 जिसे हम कहते हैं गंधक का अम्ल या अम्लों का राजा भी जिसे कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करें दुर्बल अम्ल, पहले हो गए प्रबल अम्ल, दूसरे हैं दुर्बल अम्ल। ये वो अम्ल होते हैं जिनको जब जल में विलय किया जाता है तो ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, आंशिक रूप से ये अपने आयनों में विभक्त होते हैं और H+ आयंस कम मात्रा में देते हैं प्रबल अम्ल की तुलना में। आंशिक विलय जो दुर्बल अम्ल हैं उनमें सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल,
ये जो अम्ल हैं ये दुर्बल अम्लों की श्रेणी में आते हैं। और एक और है एसिटिक एसिड, इसको भी दुर्बल अम्ल की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये तो बात हो गई इनके हाइड्रोजन आयंस डोनेट करने के आधार पर जो अम्ल हैं ये प्रबल और दुर्बल दो तरह के अम्लों में विभाजित किए जाते हैं। जो पूर्ण रूप से आयनित हो जाएंगे, ज्यादा मात्रा में H+ आयंस देंगे, इनको प्रबल अम्ल कहा जाएगा। जो आंशिक रूप से वियोजित होंगे जलीय विलयन में और कम मात्रा में हाइड्रोजन आयंस देंगे, इनको दुर्बल अम्ल कहा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जल की मात्रा में विलयता के आधार पर या जल की मात्रा के आधार पर अम्ल कितने प्रकार में बांटे जाते हैं। तो जल की मात्रा के आधार पर जो अम्ल हैं ये दो तरह के होते हैं। एक है तनु और एक है सांद्र। सांद्र और तनु अम्ल, सांद्र H2SO4, तनु H2SO4, जैसा कि हम लेबोरेटरीज में देखते ही हैं। तो बात की जाए सांद्र और तनु अम्ल की, तो उससे पहले हम एक बार विलयन के बारे में बात करें कि सांद्र विलयन और तनु विलयन क्या होता है। विलयन क्या है? विलयन वह पदार्थ की किसी पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ में घोला जाए और उन दोनों का जो मिक्सचर है उसे विलयन कहा जाता है। यानी कि विलयन जो है ये विलय प्लस विलायक, इसे कहा जाएगा विलयन। तो वह विलयन जिसके अंदर विलय पदार्थ की मात्रा ज्यादा है और विलायक की मात्रा कम है, तो ऐसा विलयन तो कहलाएगा सांद्र विलयन। और वह विलयन जिसके अंदर विलय पदार्थ की मात्रा कम है और विलायक की मात्रा ज्यादा है, वह कहलाएगा तनु विलयन। ठीक है, तो जिस पदार्थ को घोला जा रहा है विलायक के अंदर विलय पदार्थ को घोलकर हमें विलयन प्राप्त होता है। विलय पदार्थ की मात्रा अगर ज्यादा है और विलायक की मात्रा कम है, यानी कि जल के अणुओं की मात्रा कम है, तो जल की मात्रा अगर कम है और विलय पदार्थ की मात्रा ज्यादा है, तो ऐसा विलयन कहलाएगा सांद्र विलयन। और वह विलयन जिसके अंदर विलय पदार्थ कम मात्रा में है और विलायक ज्यादा मात्रा में है, यानी कि जल के अणुओं की संख्या यहाँ पर ज्यादा है, तो ऐसा विलयन कहलाएगा तनु विलयन। अम्ल की बात करें तो ये हो जाएगा सांद्र अम्ल और ये हो जाएगा तनु अम्ल, जल की मात्रा के आधार पर। नेक्स्ट है स्रोत के आधार पर, यानी कि जिस जगह से हमें अम्ल और क्षार मिल रहे हैं, स्रोत के आधार पर अम्ल जो है ये कितने प्रकार के होते हैं। अब स्रोत के आधार पर अम्ल जो है ये कार्बनिक और अकार्बनिक दो प्रकार के होते हैं। पहले हम बात करते हैं कार्बनिक अम्लों के बारे में। पहला जो अम्ल है इनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले है कार्बनिक अम्ल। तो कार्बनिक अम्ल, इनके अंदर कार्बन पाया जाएगा, तो वो एसिड्स जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट है उन्हें कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। कार्बनिक अम्ल में सबसे पहला जो अम्ल है वो है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है इसको एसिटिक एसिड की बात की जाए अगर, तो एसिटिक एसिड इसे CH3COOH से लिखा जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड जो है ये मुख्य रूप से पाया जाता है टमाटर में, पालक में मुख्य रूप से ये पाया जाता है। इसके बाद बात की जाए नेक्स्ट ऑक्सैलिक एसिड के बाद बात की जाए तो लैक्टिक एसिड। ये मुख्य रूप से दूध में पाया जाता है और तो दूध में उपस्थित होता है लैक्टिक एसिड मुख्य रूप से। नेक्स्ट बात की जाए सिट्रिक एसिड की। सिट्रिक अम्ल जो है मुख्य रूप से खट्टे फलों के अंदर पाया जाता है, संतरे नींबू वगैरह में पाया जाता है। और तो ये इनके स्रोत हो गए मुख्य रूप से। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक अम्ल जो है ये चींटी या मधुमक्खी के डंक में मुख्य रूप से पाया जाएगा। इसके अलावा जो एक पादप होता है नेटल का पादप, उसकी पत्तियों के अंदर भी
फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इसे मेथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो मुख्य रूप से कार्बनिक एसिड जो हैं इनके बारे में हमने पढ़ा, और कार्बनिक एसिड जो हैं इनमें इसके बाद आएगा टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड जो कि इमली में पाया जाता है और इसका फॉर्मूला है C4H6O6। नेक्स्ट है जो कार्बनिक एसिड है वो है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड जो है ये मुख्य रूप से पाया जाता है सेब में और कच्चे पपीते के अंदर पाया जाता है। हरे रंग के सेब में और कच्चे पपीते में मुख्य रूप से मैलिक एसिड पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक एसिड। जिसे हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं विटामिन सी। ये भी एक कार्बनिक एसिड होता है। तो चलिए इस तरह हमने ये बात की कि मुख्य रूप से जो कार्बनिक एसिड्स हैं वो जिनके बारे में हमने पढ़ा कि टार्टरिक एसिड, मैलिक एसिड और विटामिन सी जो है ये सभी कार्बिक अम्लों की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद हम बात करें अकार्बनिक एसिड्स के बारे में या इनऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में। इनऑर्गेनिक एसिड्स में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे HCl या जिसे कहा जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसे नमक का तेजाब कहते हैं। साथ ही साथ इसका एक और नाम है, इसे कहा जाता है म्यूरिएटिक एसिड। इसे म्यूरिएटिक एसिड भी कहा जाता है। मुख्य रूप से इसका उपयोग जो है, अब नमक का तेजाब इसे कह रहे हैं तो मुख्य रूप से इसका उपयोग जो है वो टॉयलेट क्लीनर्स के अंदर किया जाता है। टॉयलेट क्लीन करने के लिए किया जाता है एक तो इसका उपयोग। दूसरी बात HCl जो है ये हमारे आमाशय के अंदर पाया जाता है और वहाँ इसका मुख्य काम ये है कि भोजन के माध्यम को पहली बात तो अम्लीय बनाना, साथ ही साथ भोजन के साथ अगर कुछ हानिकारक जीव भोजन के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर चुके हैं तो उनको वहीं पर नष्ट कर देना ताकि वे हमारे पाचन तंत्र में आगे ना जा सकें। मुख्य रूप से इसका यही उपयोग है। और गैल्वेनाइजेशन के अंदर भी, गैल्वेनीकरण की जो प्रक्रिया है उसके अंदर भी HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड हम पढ़ें H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। सल्फ्यूरिक एसिड जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि इसको कहा जाता है गंधक का अम्ल कहा जाता है। साथ ही साथ इसका एक और नाम है, इसे कसीस का तेल भी कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। कई नाम हैं इसके, अम्लों का राजा, गंधक का अम्ल और कसीस का तेल भी इसे कहा जाता है। मुख्य रूप से इसका जो उपयोग है ये विस्फोटक पदार्थ जैसे TNT आदि बनाने के लिए किया जाता है। उद्योगों में ये बहुत ज्यादा काम में आता है। इसके अलावा इसका उपयोग अम्लराज जो है HCl और HNO3 का उपयोग अम्लराज बनाने के लिए किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है जितने भी उद्योग हैं उनमें अधिकतर उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है, मुख्य रूप से विस्फोटक पदार्थ बनाने में। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो एसिड है उसके बारे में हम बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा एसिड है उसके बारे में हम बात करते हैं HNO3 के बारे में, या जिसे शोरिक अम्ल कहा जाता है। इसका जो प्रमुख उपयोग है, इसको शोरिक अम्ल इसलिए कहा जाता है कि इसे शोरा और फिटकरी इन दोनों से मिलाकर बनाया जाता है, पहली बात तो ये। उसके बाद जो HNO3 और HCl है इन दोनों को 1:3 के अनुपात में मिलाकर जो मिश्रण प्राप्त होता है उसे कहा जाता है अम्लराज, या कहा जाता है एक्वा रेजिया, और या इसे रॉयल वाटर भी कहा जाता है। अब ये जो शोरिक अम्ल और HCl जो है इन दोनों को मिलाकर इनका जो अनुपात है कि HNO3
1 और HCl 3 अनुपात में लेकर अम्लराज या एक्वा रेजिया या रॉयल वाटर जो बनाया जाता है, ये तीनों इसी के नाम है। अम्लराज जो है ये धातुओं को पिघलाने के काम में, इसके अंदर धातुओं को डाल दिया जाए तो धातुएं इसके अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं। सोने को पिघलाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अधिकांश जो मेटलर्जिकल प्रोसेस हैं उनके अंदर धातुओं को पिघलाने के लिए या घोलने के लिए इस रॉयल वाटर या अम्लराज का प्रयोग किया जाता है। चलिए, इसके बाद अब ये तो बात रही एसिड्स की, और एसिड्स में हमने जो अकार्बनिक एसिड पढ़े उनमें 3 हमने पढ़ लिए। चौथा जो एसिड है वो है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो है इसका फॉर्मूला H2CO3, और इसको हम कहाँ देखते हैं, इसका प्रयोग जो है ये जो शीतल पेय की बॉटल्स होती हैं उनके अंदर ये भरी हुई रहती है। शीतल पेय की जो बॉटल्स होती हैं उनके अंदर कार्बोनिक एसिड भरा हुआ रहता है, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। 4th के बाद नेक्स्ट 5th नंबर का जो अकार्बनिक एसिड है वो है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF। कांच पर लिखने के लिए इस एसिड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात की जाए फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड जो है मुख्य रूप से दांतों को साफ करने के लिए, दांतों की सफाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा वे पदार्थ जिन पर जंग लग चुकी है उनसे जंग को हटाने के लिए भी इस फॉस्फोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह हमने जो एसिड्स थे उनके स्रोत के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर, ब्रॉन्स्टेड, लॉरी और आरेनियस के सिद्धांत या लुईस कंसेप्ट के आधार पर ये जान लिया कि एसिड्स जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं, किन आयनों को जलीय विलयन में देते हैं, किस तरह विद्युत धारा का चालन करते हैं। इनके मुख्य जो एग्जाम्पल्स हैं उनको हमने पढ़ लिया। साथ ही साथ हमने ये देखा कि एसिड्स जो हैं किस किस तरीके के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक एसिड्स होते हैं, जिनके अंदर जो अकार्बनिक एसिड्स जो होते हैं वो प्रबल अम्ल बनाते हैं, और इनके जो उपयोग थे उनके बारे में भी हमने संक्षिप्त रूप से जानकारी प्राप्त कर ली। एसिड्स का जो कंसेप्ट है ये हमारा लगभग कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं क्षार या बेसिस के बारे में। क्षार जो होते हैं, क्षार के बारे में पढ़ते हैं। क्षार जो है अम्ल से अलग इनके गुण होंगे, और धीरे धीरे इनके एक एक गुण के अगर हम बारे में बात की जाए तो जैसे कि अम्ल जो है ये स्वाद में खट्टे होते हैं, तो ये जो क्षार होते हैं ये स्वाद में या तो तीखे होंगे या कड़वे होंगे। पहली बात तो ये। उसके बाद क्षार जो है, जैसे अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयंस प्रदान करते हैं, वैसे ही क्षार जो होते हैं ये जलीय विलयन में OH- या जिन्हें कहा जाता है हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल आयंस जो हैं ये जलीय विलयन में प्रदान करते हैं। लिटमस की अगर बात की जाए तो अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं, और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। विद्युत धारा का चालन करेंगे, सुचालक होंगे। इसके अलावा जल में विलय हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, उसके सुचालक होंगे। ये लिटमस पत्र को परिवर्तित कर ही रहे हैं। इसके अलावा फिनोफ्थलीन जो सूचक होता है, क्षार जो है इस फिनोफ्थलीन सूचक को पिंक कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। उसका जो कलर है वो पिंक में चेंज हो जाता है। और बात की जाए इनकी जल में विलयता के आधार पर, तो वे क्षार जो जल में विलय हो जाते हैं तो जल में घुलनशील, क्योंकि ये क्षार जो होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, भस्म, बाष्मिक पदार्थ, इनको क्षार कहा जाता है। अब हम बात करें अम्लों की और गुणों के बारे में, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है ये अम्ल और क्षार मिलकर देते हैं। कि उदासीनीकरण अभिक्रिया की अगर बात की जाए
तो अम्ल और क्षार जब मिलते हैं, ये मिलकर लवण और जल बनाते हैं, और यह अभिक्रिया जो है इसे कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलिए इसके बाद क्षारों के अन्य गुणों के बारे में हम पढ़ते हैं कि क्षार ब्रॉन्स्टेड, लॉरी और आरेनियस के सिद्धांत के आधार पर, अगर आरेनियस के सिद्धांत के आधार पर अगर हम बात की जाए तो अम्ल अगर जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं तो आरेनियस के सिद्धांत के आधार पर क्षार जो होंगे ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयंस को देंगे। उसके बाद ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के सिद्धांत के आधार पर, ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार कि अम्ल जो होते हैं ये प्रोटॉन डोनर्स होते हैं, तो ये जो होंगे ये प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होंगे। तो ये हो गए क्षार के कुछ कॉमन जो गुण हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रबल और दुर्बल क्षार के बारे में। तो प्रबल क्षार पहला जो टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। क्षार जो हैं दो तरह के हैं, प्रबल और दुर्बल। तो वे क्षार जो पूर्ण रूप से आयनित हो जाएंगे या ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयंस जलीय विलयन में प्रदान करेंगे, जिनका आयनन अधिक होगा, वो कहलाएंगे प्रबल क्षार। सबसे पहले हम बात करें NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। ये एक प्रबल क्षार है, इसे दाहक क्षार या कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। दाहक क्षार या कास्टिक सोडा, दाहक इसलिए कि ये काफी प्रबल होता है, स्किन पर अगर गिर जाए तो जलन उत्पन्न करता है, इसलिए इसे दाहक क्षार या कास्टिक सोडा भी जिसको कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है। अब इस NaOH जो कास्टिक सोडा है, इसको बनाने के लिए जो है नमक का जलीय विलयन जो है उसको काम में लिया जाता है। अब ये जो नमक का जलीय विलयन होता है इसे कहा जाता है ब्राइन। ठीक है, नमक का जलीय विलयन जो है इसमें जब विद्युत धारा, एनोड और कैथोड बना दिए जाते हैं, विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है तो इससे तो नमक के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, एनोड और कैथोड लगा दिए जाते हैं, तो क्लोरीन गैस जो है ये एनोड पर मुक्त होती है और NaOH और हाइड्रोजन गैस जो है ये कैथोड पर मुक्त होती है, और इस अभिक्रिया को कहा जाता है क्लोर क्षार अभिक्रिया। इसे कहा जाता है क्लोर क्षार अभिक्रिया। ये जो क्लोरीन गैस है जो यहाँ एनोड पर मुक्त हो रही है, इस क्लोरीन गैस का प्रयोग जो है ये विरंजक चूर्ण बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ें KOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। इसे कास्टिक पोटाश भी कहा जाता है। ये भी एक प्रबल क्षार है। नेक्स्ट बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। इसे कॉमन लैंग्वेज में बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये भी एक प्रबल क्षार होता है। नेक्स्ट बात करें हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, और इसका pH जो है वो होता है 10, और इसका प्रयोग पेट की जो अम्लता होती है उसको कम करने के लिए किया जाता है, क्योंकि पेट में अगर एसिडिटी हो जाती है यानी कि HCl ज़्यादा मात्रा में स्रावित होता है, तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है जिसका pH 10 होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका अधिकांश जो उपयोग है वो साबुन बनाने के लिए किया जाता है। तो ये तो बात हुई प्रबल क्षारों के बारे में। अब हम बात करें दुर्बल क्षार के बारे में। तो दुर्बल क्षार जो हैं
दुर्बल क्षार यानी कि इनका आयनन पूर्ण रूप से नहीं होगा, और जलीय विलयन में ये प्रबल क्षार की तुलना में कम मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयंस को प्रदान करेंगे। अब बात करें हम दुर्बल क्षार, एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। पहला जो दुर्बल क्षार है NH4OH, या इसे कहा जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो है मुख्य रूप से दुर्बल अम्ल क्षार जो हैं उनको कहा जाता है। तो ये जो टॉपिक था, इसमें हमने जितने भी हमारे एसिड्स और बेस थे उनके कॉमन गुणों के बारे में पढ़ लिया, उनके जो स्पेसिफिक गुण थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा कि अम्लराज या जो मेन एसिड्स हैं या जो मेन बेस हैं उनका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो पीएच स्केल है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए, आशा करती हूँ ये क्लास आपके लिए उपयोगी साबित होगी, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।